नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपके अपने ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में आपको स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लास्ट क्लास हमने कारक पढ़े थे और कारक का हमने पहला भाग पढ़ लिया था और ये आज कारक का दूसरा भाग है। आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरह से आपने अच्छे से प्यार दिया कारक को, आपने कारक को अच्छे से समझा, आपने कारक के बारे में जाना। हमने कारक के 2 भाग आपको पढ़ा दिए थे, बाकी कारक के जो 6 भाग रह गए उनको आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कारक को। तो देखो, हमने कर्ता कारक और कर्म कारक पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें आज पढ़ना है करण कारक। तो आप सामने देख पा रहे होंगे जैसे कि नंबर 3 लिखा है करण कारक। तो देखो, करण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। साधन को हम कह सकते हैं तरीका, या फिर हम इसी को कह सकते हैं माध्यम। हम इसे माध्यम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं करण जो है 3 प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो हम साधन के माध्यम से, साधन, माध्यम और तरीका। परिभाषा इसकी पढ़ते हैं। परिभाषा लिखी हुई है कि क्रिया जिस साधन या माध्यम से होती है, क्रिया जो है जिस साधन या माध्यम से होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, सामने लिखा है कि राम चाकू से फल काटता है। तो देखो दोस्तों, क्रिया उसे कहते हैं जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो यहाँ जो काम हुआ है, यहाँ जो क्रिया हुई वो क्रिया है काटना। जो यहाँ क्रिया है बेटा प्यारे दोस्तों, ये वो है क्रिया काटना। तो जो काटने वाली क्रिया है वो किससे हुई है? चाकू से। किससे हुई है? चाकू से। तो यहाँ जो चाकू आपका होगा यही आपका करण कारक होगा। चाकू है आपका, यही कहलाएगा आपका करण कारक। क्योंकि क्रिया जिस माध्यम से होती है, जिस साधन से होती है, जिस तरीके से होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो करण कारक आप देख रहे हैं, राम चाकू से फल काटता है। किससे काटता है? चाकू से। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है राम ने हाथ से खाना खाया। तो क्रिया तो खाना है, ये तो वर्ब हो गई हमारी, है ना। ये अगर वर्ब हो गई, खाना तो क्रिया है कि हमने क्या खाया? खाना खाया। किससे खाया? किससे खाया? माध्यम क्या था खाने का? तो हाथ। तो हाथ से खाना खाया, तो जो हाथ आपका होगा यही आपका करण कारक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उस उदाहरण के माध्यम समझते हैं। हमने कहा राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? देखो, रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से। तो जो बाण आपको दिखाई दे रहा है यही आपका कर्ण कारक है। जो से है ना, से, ये से विभक्ति चिन्ह है कर्ण कारक का। ऐसे ही हाथ से दिखाई दे रहा है, ये विभक्ति चिन्ह है कारक का। और चाकू से जो आपको दिखाई दे रहा है ये विभक्ति चिन्ह है कारक का। जो से है यहाँ पर कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है, यहाँ प्रयोग किया गया है। ऐसे आइए अगले कारक को समझते हैं। यहाँ लिखा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? प्रदान, मतलब प्रदान करना, किसी को कुछ देना। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है इसकी कि कर्ता जिस व्यक्ति को दान, कर्ता जिस व्यक्ति को दान, उपहार या कोई वस्तु देकर संतुष्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी देकर संतुष्ट करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने आगे नहीं लिखा है, हमारे पास जगह की थोड़ा सा अभाव रहता है, तो आप समझ पा रहे होंगे उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। एक बार परिभाषा को हम रिवाइज करते हैं। कर्ता जिस व्यक्ति को दान, उपहार या वस्तु देकर संतुष्ट करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने भिक्षुक को भिक्षा दी। मोहन ने भिक्षुक को भिक्षा दी। अब आप देखिए, इसमें जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसी में संप्रदान होता है। किसको भिक्षा दी? भिक्षुक को। तो यहाँ जो भिक्षुक होगा आपका, ये आपका संप्रदान कारक कहलाएगा। भिक्षुक शब्द है उसमें क्या है? आपका संप्रदान कारक कहलाता है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह जो उसका होता है, वो वैसे तो के लिए होता है, लेकिन हमने आपको, अगर आप हमारी पहली वीडियो जाके देखेंगे तो हमने आपको वहां लिखाया भी कि के लिए भी होता है और लेने देने के अर्थ में हम को भी लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा माता बच्चों के लिए खाना बनाती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो खाना बच्चे खाएंगे तो संतुष्ट तो बच्चे ही होंगे ना।
जब बच्चे संतुष्ट हुए तो बच्चों में क्या होगा, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, शायद आपको कम दिख रहा होगा, थोड़ी जगह का अभाव है, ध्यान से देख लीजिए भैया। बच्चों में क्या होगा, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, आप इस बात को समझ लीजिए। अगला कारक का नाम है अपादान कारक। दोस्तों अपादान का अर्थ ही, अपादान शब्द का अर्थ ही होता है अलगाव। अपादान शब्द का अर्थ ही होता है अलगाव, मतलब कोई चीज किसी से जब अलग होती है वहां अपादान कारक होता है। और अपादान का चिन्ह भी क्या होता है दोस्तों, से। आप देख पा रहे हो कर्ण का चिन्ह भी क्या था, से। लेकिन वहां जो से था वो कोई साधन, कोई माध्यम या तरीके से संबंधित था। यहाँ जो से है, यहाँ जो से है वो से किसी से अलग होने के अर्थ में है। से कैसा है, यहाँ पे अलग होने के अर्थ में। तो आप यहां देखिए, किसी स्थिर वस्तु से, किसी स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है, किसी स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु को अपादान कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात समझो भैया ध्यान से, स्थिर वस्तु को अपादान कहा जाएगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो कौन निकलती है, गंगा। कहां से, हिमालय से। तो गंगा अलग होती है किससे, हिमालय से। तो अपादान किसमें, हिमालय में। आप ध्यान से देखें दोस्तों, हिमालय में क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। अच्छा, दूसरा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहां से गिरते हैं, पेड़ से, तो पेड़ में अपादान कारक होगा। एक बात और दोस्तों, अगर हम देख कहें मैं अल्मोड़ा से आया हूं, तो मैं कहां से अलग हुआ, अल्मोड़ा से। तो जो अल्मोड़ा है वो तो वही रहा, तो मैं अलग कहां से हुआ, अल्मोड़ा से। तो अपादान किसमें होगा, अल्मोड़ा में। एक बात दोस्तों और समझो, अगर कहीं तुलना आ जाए, अगर कहीं तुलना का बोध आ जाए, वहां भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे हमने एक वाक्य के माध्यम से समझाया है कि सोहन मोहन से ज्यादा सुंदर है, सोहन मोहन से ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ मोहन में क्या होगा, अपादान कारक होगा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो अभी आपने 1 2 3 4 5 प्रकार पढ़ लिए, अभी आपको और 3 प्रकार पढ़ाए जाएंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए, कारक नंबर 6 डाल लीजिए। और कारक नंबर 6 सामने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। 6 नंबर का नाम है संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है रिश्ते, है ना। संबंध मतलब क्या होता है, रिलेटिव। तो संबंध कारक जो है उसका जो कारक चिन्ह होते हैं संबंध कारक के, वो होते हैं का, की और के। परिभाषा पढ़ेंगे इसके कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रतीत हो या संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी बहन बीए में पढ़ती है, तो बहन किसकी, मेरी। तो मेरा संबंध किससे है, मेरी बहन से है। तो एक आपको परिभाषा में लिखाया गया है और बताया गया है कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का, किसी एक वस्तु मान लो मैं खुद हो गया, किसी दूसरी वस्तु के साथ मतलब मेरी बहन के साथ, तो मेरी के साथ संबंध प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरी बहन बीए में पढ़ती है, तो मेरा और बहन के साथ में जो है वो संबंध स्थापित हो रहा है, इसे कहते हैं हम संबंध कारक। अगला है श्याम की माँ ने खाना पका लिया। श्याम का संबंध किससे है, श्याम की माँ मतलब अपनी खुद की माँ से है, तो श्याम की माँ ने खाना पका लिया। ऐसे ही आप और पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में, तो उसमें आएगा आपका राजकुमार, राजा का कुमार, राजकन्या, राजा की कन्या। तो ऐसे बहुत सारे शब्द रहते हैं। और आप देख रहे होंगे इसमें आपको बीच में की लगा है, संबंध लगा है की। यहाँ नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे शून्य विभक्ति कारक चिन्ह होगा, लेकिन संबंध एक दूसरे से स्थापित हो रहे हैं, इस कारण यहाँ पर ये संबंध कारक है। अगला आते हैं नंबर 7 अधिकरण कारक पे। अधिकरण, देखो अधिकरण का मतलब होता है, अधिकरण का आधार होता है, अधिकरण का अर्थ होता है आधार। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। तो परिभाषा देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, क्रिया के समय, क्रिया के स्थान का बोध होता है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है भैया, क्रिया के आधार,
क्रिया का समय और क्रिया का स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपको, आप इसे इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, एक इसको और एक अपादान कारक को, ठीक है। प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो अधिकरण कारक के आप उदाहरण देखिए। उदाहरण पहला है कि छत पर बंदर है। बंदर कहाँ है? छत पर। तो छत आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। छत कहाँ क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। अगला है वह 3 दिन में आएगा। वह 3 दिन में आएगा। क्रिया का देखो समय ज्ञात हो रहा है। क्रिया का आधार था छत और क्रिया का समय है वह 3 दिन में आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 3 दिन जो है इसमें आपको अधिकरण कारक होगा। इसमें क्या होगा? अधिकरण कारक। अगला है पेड़ पर फल है। पेड़ पर फल है। फल कहाँ पर है? पेड़ पर। तो अधिकरण कारक कहाँ होगा? पेड़ पर। आधार जो चीज होती है, स्थान जो चीज होती है, समय जो होता है, वही आपका अधिकरण कारक होता है। हमने कहा छोटी सी बात पर लड़ाई मत करो। तो छोटी सी बात जो होगी वो आपकी अधिकरण कारक होगी। क्या होगी? अधिकरण कारक होगी। छोटी सी बात पर लड़ाई मत करो, यहाँ पर छोटी सी बात आपका अधिकरण कारक होगी। उदाहरण देके मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। लेकिन आप नोट्स बनाएंगे बैठ के तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए संबोधन कारक। दोस्तों संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। संबोधन का अर्थ होता है पुकारने। हम कभी किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, किसी को चेतावनी देते हैं, किसी से खुश होकर उसको आशीर्वाद दे देते हैं, तो ये विस्मय होता है। बहुत सारे संबोधन होते हैं। आइए संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, किसी को चेतावनी देने या संबोधित करने के भाव का बोध होता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। पुकारना, चेतावनी देना या संबोधित करना, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हम भगवान को बुला रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान को बुलाना चाह रहे हैं। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, है ना। चलो भगवान की कृपा रही तो सब बच्चे पास होंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। तो यहाँ पर जो आपका हे प्रभु होगा ये आपका संबोधन कारक है। और संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, इसमें बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। दूसरा है हे राम रक्षा करो। तो आप किसको पुकार रहे हैं? राम को, कि हे राम मेरी रक्षा करो। तो जहां हे राम है वो आपका संबोधन कारक होगा। एक आपने देखा हो घर में अजी सुनते हो, तो अजी जब तब सुनेंगे जब आप अजी सुनते हो, तो अजी आपका क्या होगा? यहाँ ये संबोधन कारक का चिन्ह होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमने अपना कारक का जो टॉपिक है पूरा खत्म कर दिया है। भले ही हमने एग्जाम्पल सबको 3-3, 4-4 या 2-2 एग्जाम्पल लिखाए हैं, उससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको इतना करना है कि वीडियो को एक बार देख लेना है और ठीक से नोट्स बना लेने हैं। उस नोट्स में आप मेंशन कर लीजिएगा, आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल खुश रहेंगे। आपका हर परीक्षा आराम से निकल जाएगी। कारक में इतना सफिशिएंट था। जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी याद लगती हो, जिन लोगों को वीडियो समझ में आती हो, जिनको पसंद होती हो, वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।